हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक हमें पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है, तो हम उसमें चेक करते हैं कि क्या इन इक्वेशंस में सॉल्यूशन है या नहीं। मतलब हमने कंडीशंस पढ़ी थी कंसिस्टेंसी के लिए, सॉल्वेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशंस में नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो उस कंडीशन के लिए हमें हर इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम वही कंडीशन यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं और 2-3 मार्क्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, कंडीशन दे रखी है हमें यूनिक सोल्यूशन की। ठीक है, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन हमारी क्या कंडीशन होती है, क्या पढ़ा है हमने? फॉर यूनिक सोल्यूशन हमने पढ़ा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है हमारी यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं और यहाँ y के साथ हमें k दिया हुआ है। तो तुमसे पूछा गया है कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि उसमें यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो अब a1 हमारा क्या होता है? x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में। तो a1 हमारा क्या है यहाँ? 1। ठीक है, एंड a2 हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 3 नॉट इक्वल टू। b1 हमारा क्या है? y का कोफिशिएंट विद साइन, साइन हम साथ में लेते हैं, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -k। और b2 हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी कि 2। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन की हमने कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी। क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और a1 a2 b1 b2 की हमने अपनी इक्वेशन से वैल्यू निकाल के डाल दी। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आएगी? k इज नॉट इक्वल टू -6, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3k इज नॉट इक्वल टू 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी हमारी नॉट इक्वल टू -2/3 और डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते हैं, तो देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो इसका क्या मतलब है? हमसे तो इन्होंने वैल्यू निकालने के लिए बोला है, बट हमारे पास क्या आ गया है? k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू -2/3 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू अदर देन -2/3। therefore k belongs to any real value other than -2/3। मतलब हम यहाँ k को 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन -2/3 हमने नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि k की वैल्यू हमारी ये नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही कंडीशन दे रखी है, सेम यूनिक सोल्यूशन के लिए ही इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फॉर यूनिक सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कंडीशन यही अप्लाई करेंगे। तो a1 हमारा इसमें क्या है? x का कोफिशिएंट 2, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। a2 हमारा क्या है यहाँ पे? k नॉट इक्वल टू, b1 हमारा यहाँ है -3 और b2 है हमारा 5। साइन के साथ हम लेते हैं a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी हमारी k इज नॉट इक्वल टू -10/3। यहाँ भी हम क्या आंसर लिखेंगे?
कि k की -10/3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू अदर देन -10/3। कैलकुलेशन एक बार हर क्वेश्चन में चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकाली। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। तो यूनिक सोल्यूशन में हमें ये पता लगता है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा हम कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 6 -1 -2 जो मन करे, एनी रियल वैल्यू। अब देखो थर्ड पार्ट है हमारा 2x + 3y - 5 = 0, kx - 6y - 8 = 0। ठीक है, अब इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए k निकालना है हमें। तो a1 हमारा कितना है 2, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 हमारा क्या है सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, नॉट इक्वल टू b1 हमारा कितना है 3 और b2 है हमारा -6। साइन जरूर ध्यान से लेना है साथ में। तो हमारा ये 3 से 6 कट हो जाएगा, तो 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/-2। अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, -4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू अदर देन -4। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं 4x - 5y = k, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ a1 कितना है 4, a2 कितना है हमारा 2, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -5 और b2 कितना है हमारा -3। यानी कि जो हमारी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है उसमें k नहीं आया है। k हमारा यहाँ पे कहाँ है c वाली कंडीशन में है, यानी कि कांस्टेंट टर्म में है। तो यूनिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म वाली हमारी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ a1 b1 वाली ही कंडीशन होती है, उसी से हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या आंसर लिखेंगे k का, यानी कि जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उस पर c वाली कंडीशन यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, क्योंकि c वाली कंडीशन ही नहीं होती हमारे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देयरफॉर k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू तुम डाल सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं इस पे पड़ेगा, क्योंकि a1 b1 वाली कंडीशन में k हमारा है नहीं, कांस्टेंट टर्म में k है। ठीक है, तो इसलिए k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। तो ये तो थे हमारे यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी थी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में है 5x + 2y = k। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 10x + 4y = 3। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है हमारी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है। अब a1 हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 5, a2 क्या है हमारा 10, b1 हमारा कितना है 2, b2 हमारा कितना है 4, c1 हमारा कितना है k एंड c2 कितना है 3। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है हमारी, इसमें हमारी क्या होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b वाले पार्ट को और c वाले पार्ट को, या फिर a वाले पार्ट और c वाले पार्ट को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेम ही है। ये देखो 5 1 जा 5 2 जा, ये भी 1/2, यानी कि 1/2 = 1/2 = k/3 आ गया। तो किसी के साथ भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तीनों ही क्या है इक्वल है। तो मैं जो b वाला पार्ट है हमारा और जो c वाला है, यानी कि b1/b2 और c1/c2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आएगा हमारा
2k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/2। तो यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वेश्चन में k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3/2 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, इक्वेशंस है हमारी k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अब a1 हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में पूरा x का कोफिशिएंट है, ये पूरा हमारा a1 होगा इसमें, यानी कि k माइनस 3। a2 कितना है हमारा k, b1 कितना है 3, b2 हमारा कितना है k, c1 कितना है k और c2 कितना है हमारा 12। तो यानी कि इस क्वेश्चन में a1 a2 में भी k है, b1 b2 में भी k है और c1 c2 में भी k है, जबकि जो पहला वाला पार्ट हमने किया था उसमें सिर्फ c1 c2 वाले केस में ही k था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को पहले हम फर्स्ट और सेकेंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो तीनों ही इक्वल होते हैं, किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट और सेकेंड को ले रही हूँ। फर्स्ट और सेकेंड से मेरा मतलब है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो चलो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3k k स्क्वेयर माइनस 3k और 3k, इस वाले 3k को भी हम इज इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो k स्क्वेयर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब होता है कि ये तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसके जो वैल्यूज होती हैं या जीरोज जो होते हैं वो 2 आते हैं, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसलिए इसके यहाँ पे 2 जीरोज होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से k कॉमन लेंगे, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो हम जब फर्स्ट वाले k को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ये वाले k को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक k की वैल्यू 0 आएगी, और जब हम k माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक k की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो यानी कि जब हमने a1 a2 और b1 b2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो k की यहाँ पे 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज में से सही आंसर क्या है ये भी हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा b1 c1 ये b1 b2 वाला पार्ट है और c1 c2 वाला पार्ट है, इसको भी एक बार सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर तुम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ये वाला पार्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को लिया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 आएगा, और जब हम स्क्वेयर हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस लगाते हैं रूट 36, तो k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 6, यानी कि यहाँ से भी k की 2 वैल्यूज आई हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6। 2 वैल्यूज यहाँ से आई हैं और 2 वैल्यूज यहाँ से आई हैं, तो इनमें जो कॉमन सोल्यूशन होएगा, यानी कि जो k इज इक्वल टू 6 है, यहाँ भी k इज इक्वल टू 6 है, तो जो कॉमन सोल्यूशन हमारा दोनों में होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। कंडीशंस क्या दे रखी है इसमें हमें, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की, यानी कि यहाँ पे अगर हम k को 6 रखेंगे तो हमारी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इनमें जो भी कॉमन सोल्यूशन होगा, तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 6, जो कॉमन आंसर इसमें हमारा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें यही कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो देखो अब थर्ड पार्ट में हमारी 2 वैल्यूज आती हैं या एक ही वैल्यू आती है। अगर एक ही वैल्यू आती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा सही आंसर क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट
kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट में भी देखो क्या आ रहा है हमारा, ऑलमोस्ट सेम सी इक्वेशंस हैं। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हम थोड़ा चेंज करते हैं। थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं 2x प्लस k माइनस 2y इज इक्वल टू k, और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं हम 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 5। क्योंकि सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम हो गए थे, तो इसलिए मैंने थर्ड पार्ट को थोड़ा चेंज कर लिया। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू k, और 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 5। तो कंडीशन हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। थोड़ा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है 6, b1 हमारा कितना है k माइनस 2, c1 कितना है हमारा 2k माइनस 1, और सॉरी b1 हमारा है k माइनस 2, b2 है k माइनस 1, c1 है हमारा k, और c2 है हमारा 2k प्लस 5, ठीक है। तो अब फर्स्ट और सेकेंड को यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को लेके चल रहे हैं हम। तो इसको यहाँ पे तुम कटिंग कर लो, अगर ये कट हो रहा है 1/3 आ गया, तो 1/3 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k, 3 इंटू 2 6। तो अब -1 प्लस 6, -6 को हम 1 के साथ ले गए, 2k को हम इधर 3k के साथ ले आएंगे। और जब भी हम किसी नंबर को इधर उधर लेके जाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। यानी कि जब हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को सॉल्व किया तो k की वैल्यू 5 आ गई। तो चलो हम एक बार b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि वहाँ पे k5 हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2k प्लस 5। मैंने लिया है यहाँ पे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2k स्क्वायर माइनस k, ये भी 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5k माइनस 10। तो 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर कट हो गया हमारा, तो ये माइनस k इज इक्वल टू 5k में से 4k गया तो k आ गया माइनस 10। तो ये वाला k हम इधर लेके चले जाते हैं, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस के माइनस 2k हो गया, और ये माइनस 10, तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5। तो देखो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। अगर बाई चांस यहाँ पे हमारी k कुछ और आ जाता, सपोज करो 6 आ गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 को भी सॉल्व करके देखना पड़ना था। तो हो सकता है वहाँ पे इन दोनों में से कोई वैल्यू आएगी, और वो आएगी जरूर, ठीक है। तो इन दोनों से k की वैल्यू 5 आए, या फिर इन दोनों से k की वैल्यू 6। सपोज करो अगर हमारी 6 अगर आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ये वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू हमारी कुछ और आ गई, मैच नहीं करती आपस में, तो फिर हमें तीसरी कंडीशन को भी सॉल्व करना पड़ता है। वैसे करके देख लेते हैं, चलो तीनों से मेरे ख्याल से 5 ही आएगा।
1/3 A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आएगा हमारा 2k + 5 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 2k को उधर ले जाते हैं हम, तो 5 इज इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू 5, मतलब तीनों कंडीशन से k हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, कम से कम 2 कंडीशन से तो हमें निकाल के देखना ही पड़ता है, क्योंकि कई बारी वैल्यूज अलग आ जाती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में k की फर्स्ट केस में 2 वैल्यूज आई थी 0 और 6, सेकेंड केस में आई थी +6 और -6, तो फिर हमने कॉमन सोल्यूशन लिया था। तो इसके लिए इसको फिर चेक करना पड़ता है। 2 कंडीशन से तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर तीसरी कंडीशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंडीशन दे रखी है नो सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन में थी हमारी यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड में थी हमारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड में आ गई है हमारी नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0, kx + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें भी तुमसे पूछा गया है कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब A1 हमारा यहाँ कितना है 3, A2 हमारा k है, B1 - 4, B2 हमारा 3 है, नॉट इक्वल, C1 हमारा कितना है 7 और ये -5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वल टू वाला पार्ट होता है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 वाले पार्ट से वैल्यू निकालते हैं। और अगर C वाली कंडीशन में k होता है तो फिर उस वैल्यू को वहाँ सेटिस्फाई करके देखते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं उसको कि वो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम पहले इक्वल वाले पार्ट से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4k इज इक्वल टू 9, यानी कि k की वैल्यू आ गई -9/4। अब यहाँ C वाली कंडीशन में k नहीं है, तो हमारा जो k का आंसर आया है वही हमारा फाइनल आंसर है। तो यानी कि k की वैल्यू 9/4 होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू वाले पार्ट से हम इसमें वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें सेम कंडीशन दे रखी है नो सॉल्यूशन की। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x - ky + 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब A1 हमारा यहाँ पे क्या है 2, A2 हमारा है 3, B1 है -k, B2 है हमारा 2, नॉट इक्वल टू, C1 है 3 और C2 है -1। तो ये इक्वल टू वाले पार्ट से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो -3k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू आ गई हमारी -4/3। ठीक है, C वाली कंडीशन में यहाँ k नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करा रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में हम ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू शायद मेरे ख्याल से इसमें 2 आएगी। चलो निकाल के देखते हैं, सेटिस्फाई करके उसमें देखते हैं फिर, है ना। चलो अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा है, थर्ड पार्ट में भी वैसे C की कंडीशन में k नहीं है। चलो हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे फिर। 3k + 1 × x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0, k² + 1 × x + k - 2 × y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब A1 हमारा यहाँ पे क्या है 3k + 1, A2 कितना है k² + 1। हमें पूरा लेना होता है x का पूरा कोफिशिएंट, उसमें चाहे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है। ठीक है, सारा हमारा A1 होगा। B1 कितना है हमारा 3, B2 कितना है हमारा k - 2, नॉट इक्वल टू, C1 कितना है हमारा -2 और C2 है हमारा -5। तो चलो अब यहाँ से वैल्यू निकाल के देखते हैं।
क्या आती है हमारी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3k² प्लस 1, ठीक है। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, 3k² माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k² प्लस 3। तो 3k² से 3k² कट हो गया, माइनस 6k में प्लस k हम जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 5k आ जाएगा, और 2 को हम इधर ले जाते हैं 3 के साथ, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी -1, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी -1 आ गई है। तो यहाँ तो a की वैल्यू निकली है हमारी, कई बार k की 2 वैल्यूज भी निकल जाती हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिसमें हमारी k की शायद 2 वैल्यूज निकलेंगी, तो उसमें देखते हैं कि फिर सेटिस्फाई करा के। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम एक फोर्थ पार्ट, इसमें ऐड करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5k प्लस 2। मतलब सी वाली कंडीशन में k हमने लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें सी वाली कंडीशन में k नहीं था। अब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो हमारी सी वाली कंडीशन में भी k उसमें है। तो ये फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5k प्लस 2, ठीक है। कंडीशन हमारी यही है। चलो a1 हमारा यहाँ पे कितना है 1, a2 है k प्लस 1, b1 है k प्लस 1, b2 है हमारा 9 नॉट इक्वल टू, c1 है हमारा 4, c2 है 5k प्लस 2। अब हम इसमें इक्वल टू वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और 9 इंटू 1 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है ये। जहाँ भी हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा होगा तो हमें वहाँ आइडेंटिटी लगानी चाहिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को हम इधर ले आए, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे 4 और 2, ठीक है। तो k कॉमन लेंगे, k प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, k प्लस 4, ठीक है। बाहर माइनस साइन था तो ब्रैकेट लगाया तो साइन चेंज कर दिया, तो k प्लस 4 इंटू k माइनस 2, ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। तो देयरफॉर जब हम k प्लस 4 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -4, और जब हम k माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2। तो देखो अब यहाँ पे k की 2 वैल्यूज आई हैं, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू हम लें, कौन सा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज को, जो नॉट इक्वल टू वाला पार्ट है हमारा, यानी कि b1/b2 और c1/c2 वाला पार्ट है, वहाँ ये k की वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो अब देखो कैसे सेटिस्फाई करेंगे इसको हम। ये है हमारा k प्लस 1/9 नॉट इक्वल टू 4/5k प्लस 2, यानी कि b1/b2 c1/c2 वाली कंडीशन मैंने ली है, और मैं पहले यहाँ पे पुट कर रही हूँ k की वैल्यू -4, k की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ -4। तो करो, -4 प्लस 1/9 नॉट इक्वल टू 4 k की जगह हमने -4 पुट करना है, तो ये आ गया -3/9 नॉट इक्वल टू 4/5 4 जा 20, ये -20 आएगा, -20 में से 2 गया तो -18, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये आ गया हमारा -1/3, 3 से हम 9 को कट कर देंगे,
और ये आ जाएगा हमारा 2 टू द 4, 2 9 द 18, यानी कि -2/9। तो -1/3 -2/9 के इक्वल नहीं होता है, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि k की जो वैल्यू है -4 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर k हमारा क्या होगा, -4, ठीक है। लेकिन हमारा k एक और आया हुआ है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलो अब डाल देते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं k + 1/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5k + 2। तो अब मैं यहाँ पे k को डाल रही हूँ 2, ठीक है। तो 2 + 1/9 नॉट इक्वल टू 4/2 डाल दिया मैंने k को, तो ये 3/9 नॉट इक्वल टू 4/5 2 = 10 + 2 12, तो ये 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया, यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये आ गया हमारा। तो क्या ये ठीक है, 1/3 के इक्वल नहीं होता, होता है, बट 1/3 इज इक्वल टू 1/3, है ना। यानी कि जो k की वैल्यू 2 है वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू 2 नहीं होगी। k की वैल्यू क्या होगी, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, k की वैल्यू -4 होगी, क्योंकि वो जो हमारी नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है, यानी कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर इस वाले जो पार्ट का फाइनल आंसर होगा वो होगा k इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में हमारे इक्वल टू वाले पार्ट से a की वैल्यू निकल रही थी, ठीक है, और जो c वाला पार्ट था हमारा उसमें k नहीं था, इसीलिए मैंने ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ताकि तुम्हें ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो अगर हमारी k की 2 वैल्यूज निकलती हैं और c वाले पार्ट में हमारा k है, तो हमें वहाँ पे वो वैल्यूज को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उन दोनों में से कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अगर c वाले पार्ट में k नहीं भी है और k की हमारी 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो भी हमें b1 और ये b1/b2 c1/c2 में वो दोनों वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी, अगर k की 2 वैल्यूज आ रही हैं कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में भी बहुत आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।